उनका अभिनंदन कीजिएगा। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर आप सब खड़े रहें। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर आप सब खड़े रहें राष्ट्रगान के सम्मान में, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रणवीर सिंह जी को, सीनियर एडवोकेट और ट्रस्टी राजा महेंद्र प्रताप फाउंडेशन की। आपसे निवेदन, कृपया आप मंच पर आएं। निवेदन कर रहे हैं श्री पवन जिंदल जी से, जो इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। श्री कर्नल सिंह जी से निवेदन, कृपया आप मंच पर आएं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और फॉर्मर डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। साथ ही आप ऑथर हैं बाटला हाउस किताब के और मैनेजिंग पार्टनर हैं सर्कल ऑफ काउंसिल्स लॉ फर्म के और ट्रस्टी हैं राजा महेंद्र प्रताप फाउंडेशन के। निवेदन कर रहे हैं सुमित नरवर जी से, चेयरमैन कैपिटल इंडिया कॉर्प एंड चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर विवेक सिंह जी को, जो हमारे साथ मंच पर ऑलरेडी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्टी राजा महेंद्र प्रताप फाउंडेशन, और आप ऑथर हैं भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल के। साथ ही आज एक और पुस्तक का यहाँ पर आप माननीय उपराष्ट्रपति जी को प्रति भेंट करेंगे। नमस्कार। राजा महेंद्र प्रताप फाउंडेशन की ओर से राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती व उनके द्वारा आज ही के दिन 1 दिसंबर 1915 को स्थापित अखंड भारत की अस्थायी सरकार की स्मृति में आयोजित इस विशेष समारोह में आप सभी गणमान्य अभ्यागतों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आज ये ऐतिहासिक समारोह भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। मैं पुनः निवेदन करूंगी, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का। आज डॉक्टर विवेक सिंह जो एडवोकेट हैं, उनके द्वारा राजा साहब के जीवन पर लिखित पुस्तक द लास्ट किंग, जो कि हिंदी व अंग्रेजी में है, उसकी प्रथम प्रति माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे अभी साझा किया, मंच पर आसीन सभी मान्यगणों का आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री रणवीर सिंह जी, श्री पवन जिंदल जी, श्री कर्नल सिंह जी, श्री सुमित नरवर जी और डॉक्टर विवेक सिंह जी। इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में अनेक प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित व सम्मानित लोग उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनेक माननीय सांसदगण हमारे बीच हैं, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री हैं, साथ ही विधायकगण हैं और एम्बेसडर्स भी हैं, फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हमारे बीच हैं। आप सभी का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे, कृपया राजा महेंद्र प्रताप जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी। माननीय उपराष्ट्रपति जी दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं।
माननीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन, कृपया राजा महेंद्र प्रताप जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आप उन्हें आज यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी व मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को और उनसे निवेदन करेंगे, कृपया हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके मंच पर वो उनका सम्मान करें, उनका अभिवादन करें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। निवेदन कर रहे हैं श्री राजीव चौधरी जी से, कृपया मंच पर आएं व माननीय उपराष्ट्रपति जी को शॉल भेंट करें। श्री राजीव चौधरी जी। श्री कविंद्र चौधरी जी से मैं निवेदन कर रही हूं, कृपया वे भी मंच पर आएं। जी, श्री राजीव चौधरी जी अब माननीय उपराष्ट्रपति जी को शॉल भेंट करेंगे। और अब हम श्री कविंद्र चौधरी जी से निवेदन करेंगे, कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करेंगे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री हर्षवर्धन जी से। मैं निवेदन कर रही हूं श्री हर्षवर्धन जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार, आप सबका आभार, अभिनंदन, यहाँ आने के लिए स्वागत है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़, dignitaries sitting on the dais, distinguished guests, friends in the audience, ladies and gentlemen. I am honored and privileged today to be standing at this lectern to welcome the Honorable Vice President of India, other distinguished guests and dignitaries gathered today to recognize a legend named Raja Mahendra Pratap Singh and recall and celebrate his amazing but forgotten contributions to the Indian nation and its people. It is customary to introduce the chief guest to the audience. Although all of us know about our chief guest, Honorable Vice President of India, Honorable Sri Dhankar was born in a village in Junjunu district to a farmer's family.
His early education was in a rural government primary school. Later, he got admitted to Sainik School, Chittorgarh, with full merit scholarship. He passed the certificate examination, which was recognized by the Cambridge University. Later, he graduated with BSc Honours in Physics and LLB from the Rajasthan University, Jaipur. He enrolled with the Bar Council of Rajasthan in the year 1979. And if my memory serves me correctly, the same year he got married to Dr. Sudesh Dhankar. So he was also the president of the Bar Association, and he was designated as senior advocate in the year 1990. At that time, he was the youngest lawyer to be designated as a senior advocate, and remained the senior advocate in the state till he assumed the office of the governor of the state of West Bengal. He assumed the office of Vice President of India in August 2022. He was also the Union Minister in the years 1991, ML in Rajasthan Assembly from 1993 to 98. Well, Honorable Vice President will enlighten us of the immense contribution of Raja Mahendra Pratap in the struggle for India's freedom and his deep interest in education and social reform. I will, however, highlight just 3 aspects in the journey of the eventful life of Raja Sahab. Number 1, firstly, Raja Sahab established the Provisional Government of India, which served as the first government of India in exile in Kabul, Afghanistan, on 1st December 1915, while the First World War was in progress. He was its first president also. And incidentally, 1st December happened to be his birthday as well. The provisional government was supported by Afghanistan, by Germany, Ottoman Empire in Turkey, and Russia. He met with many leaders of the world in garnering support for India's independence from the British colonial rule. Second, he accorded very high priority to education. The Prem Mahavidyalaya in Vrindavan, Uttar Pradesh, set up in 1909, was the first institution of its kind in the pre-independence India. He recognized the importance of scientific temper and the spirit of freedom, nationalism, and self-reliance among youth. It is believed that around 70% of his wealth was spent on setting up educational establishments in different parts of Uttar Pradesh. Third, he traveled extensively for 32 years to various countries, Germany, Turkey, Japan, China, USA, and several others. While garnering support for India's independence from the British, from fellow countries that supported this cause, he was also one of the earliest to advocate the principle of Vasudhaiva Kutumbakam for a peaceful and progressive world. One of my diplomat friends told me that his stay outside India in foreign countries shows that he was a quintessential diplomat. Very difficult for a person traveling not on Indian passport. He has no passport of India. Took Afghanistan passport later to go. So he was a diplomat par excellence who could collect a large number of governments and functionaries to support him. In conclusion, I reiterate my warm welcome to the Honorable Vice President and the distinguished guests, and seek their support for the work of the Foundation to carry forward the legacy of Raja Mahendra Pratap Singh and to celebrate what he stood for. Thank you. Jai Hind. Thank you, Shri Harshvardhan ji, for the welcome address. राजा महेंद्र प्रताप जी के जीवन पर आधारित पुस्तक द लास्ट किंग के लेखक डॉक्टर विवेक सिंह जी पुस्तक की प्रथम प्रति माननीय उपराष्ट्रपति जी को अब भेंट करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती मनीषा वर्मा जी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मैम, आपसे निवेदन, कृपया आप मंच पर आएं। मनीषा वर्मा जी।
द लास्ट किंग, राजा महेंद्र प्रताप जी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक जो हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध है। आप कार्यक्रम के उपरांत ये पुस्तक हमारे बाहर स्टॉल से कलेक्ट कर सकते हैं और उनके जीवन के विषय में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। राजा साहब की अनवरत मातृभूमि सेवा, उनकी धरोहर व योगदान पर प्रकाश डालने व इस पुस्तक के विषय में बताने के लिए मैं अनुग्रह करूंगी द लास्ट किंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर विवेक सिंह जी से। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं अपने उन महान पूर्वजों को जिनका रक्त हमारे इस नश्वर शरीर में दौड़ रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं मंच पर मंचासीन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और अन्य डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हाथ जोड़कर वंदन करता हूं। द लास्ट किंग पुस्तक एक जीवित ग्रंथ है उस महान राजा का जिसने दान कर दिया अपना साम्राज्य, आत्मसात किया करोड़ों लोगों की यंत्रणा को और बलिदान कर दिया अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों में। राजा साहब पर प्रेम धर्म उन्होंने बनाया। राजा साहब ने आजाद हिंद सरकार बनाई, इसके बारे में तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन राजा साहब के विषय में मैं आज कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने प्रकट करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे और आप गर्व करेंगे उस महान राजा पर। आइए चलते हैं 20 दिसंबर 1914 की रात एक इतिहास का सर्जन कर रही थी और राजा साहब 29 वर्ष की आयु में अपना राज्य, परिवार और देश छोड़कर ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध जंग में उतर गए थे। उस वक्त देहरादून रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के हुजूम में उन्होंने नारा दिया, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाद में लोकमान्य तिलक जी ने 1916 में इस नारे को अपना लिया। राजा साहब भारत से स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति हॉब्स से मिले। वहां से राजा साहब बर्लिन पहुंचे और जर्मन एम्परर कैसर विल्हेम से समर्थन लेके वो टर्की के सुल्तान रिशद से मिलते हैं। वहां से वो ओटोमन एम्पायर के अनवर पाशा से समर्थन लेते हैं और वहां से ईरान के सुल्तान से समर्थन लेते हुए अफगानिस्तान के एम्परर हिदायतुल्लाह के समर्थन से 1 दिसंबर 1915 को वो अखंड भारत को आजाद घोषित कर देते हैं और उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राजा साहब की सरकार ने विश्व स्तर पर ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिशर्स ने 1915 में ही इसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी करार दिया और अनेक लोगों पर कोर्ट केस चले। राजा साहब के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से घबराए ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू कर दिया। राजा साहब के दबाव में ब्रिटिशर्स ने पहला पॉलिटिकल रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 में शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने राजा साहब के विरुद्ध रॉलेट आर कमेटी बनाई और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन राजा साहब एक वैश्विक लीडर बन चुके थे और उनकी विदेश नीति महान थी। 1917 में ब्रिटिशर्स के कहने पर चीन के न्याय मंत्री श्री लिंग चोंग मिंग ने राजा साहब के अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिए। लेकिन राजा साहब की खूबसूरती देखिए कि जब वो चीन में एंटर करते हैं तो वही
न्याय मंत्री चीन के, उनको अपने घर पे डिनर होस्ट करते हैं और राजा साहब वहां की पार्लियामेंट को एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस करते हैं, जो पहले भारतीय थे। 28 फरवरी 1918 को राजा साहब रूस के प्रधानमंत्री ट्रॉस्की से मिलते हैं और 1918 में ही राजा साहब ताशकंद में फेमस रशियन लीडर लेनिन से मिलते हैं। 30 जनवरी 1932 को राजा साहब की विश्व स्तर पर यह स्थिति थी कि चीन के फॉरेन अफेयर कमिश्नर को लेटर लिखकर राजा साहब को तिब्बत के बारे में चाइना की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। राजा साहब ब्रिटिश एम्पायर को चारों तरफ से घेर रहे थे और उनके नेतृत्व में उनकी सरकार के गृह मंत्री ओबैदुल्ला सिंधी एवं महमूद हसन देवबंदी ने सिल्क लेटर मूवमेंट, जो फेमस है तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से, 1915 से 1920 के बीच में ओटोमन साम्राज्य के समर्थन से अखंड भारत की आजादी के लिए चलाया। नोवोस्की न्यूज एडिटर के चीफ एडिटर प्रोफेसर मित्रोखिन लिखते हैं कि लेनिनग्राड में जब राजा साहब अखंड भारत के प्रेसिडेंट के रूप में संबोधन करते हैं तो वहां का एक कवि उनके ऊपर एक कविता लिखता है और जो उज्बेकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध कविता बन जाती है। 1919 में राजा साहब न्यूयॉर्क में ब्लैक एंड व्हाइट के जो नस्लीय संघर्ष चल रहा था, वहां के ब्लैक लीडर मार्कस गोरवे से मिलते हैं और मार्कस गोरवे को वो व्हाइट लीडर के साथ सेटलमेंट के लिए एग्री कर लेते हैं। राजा साहब अटॉर्नी अमेरिकन जेम्स बेल्डन से डिस्कस करते हैं कि आपको फेडरल एंटी लिंचिंग बिल प्रस्तुत करना चाहिए और 2 जुलाई 1964 में उसके बाद में सिविल राइट एक्ट के बाद में अमेरिका में नस्लीय दंगे बंद हुए। राजा साहब ने अखंड भारत के राष्ट्रपति के रूप में अफगानिस्तान के साथ संधि करके सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार को सुविधाजनक बनाया और भारतीय वस्तु से टोल टैक्स हटा दिया गया। 1941 में जापान में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष राजा साहब को बनाया गया और रास बिहारी बोस उपाध्यक्ष एवं मोहन सहाय इसके सेक्रेटरी बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय में 1941 में जर्मनी में इंडस्ट्रियल लीजन का गठन किया और इटली में आजाद हिंदुस्तान के नाम से एक संगठन बना। 1943 में जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो द्वारा मोनचोकुओ की संधि का सम्मान न करने के कारण राजा साहब के उनसे मतभेद हो गए और उन्होंने अध्यक्ष पद से रिजाइन करके रास बिहारी बोस को उसका अध्यक्ष बना दिया। बाद में रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को शैनान टोक्यो में नेताजी को सर्वसम्मति से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसको राजा साहब ने 1915 में स्थापित कर दिया था। जिन सिद्धांतों और जिन परिकल्पना को राजा साहब 1916 में सारी दुनिया को बता रहे थे और एक संगठित विश्व के लिए वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की, जिसको 22 देशों में जिसके कार्यालय थे, इन्हीं सिद्धांतों पर 1920 में लीग ऑफ नेशन बना और तकरीबन इन्हीं सिद्धांतों पे 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में राजा साहब को कोई सम्मान नहीं दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार चुका था और 14 सितंबर 1945 को राजा साहब को कोकोबुजी रेलवे स्टेशन जापान में गिरफ्तार कर लिया गया। वह 6 महीने जेल में रहे और उनके साथ जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से अधिकतम लोगों को फांसी दे दी गई। एकमात्र राजा साहब ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जापान की गवर्नमेंट, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स और यूएस के कब्जे में थी, उनको फ्री करना पड़ा। महामहिम का समय कम है और मुझे आदेश मिला है कि मैं जल्दी कंक्लूड करूं। महामहिम बहुत उदार हृदय हैं और मुझे 2-3 मिनट का समय, जैसा कि मैं जानता हूं, मुझे प्रदान करेंगे। राजा साहब को पूरे विश्व ने एक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार किया और उसी तरह सम्मान किया। ओटोमन एम्पायर और ईरान के सुल्तान ने राजा साहब को आर्यन पेशवा की उपाधि दी। ओटोमन साम्राज्य और ईरान के राजा ने कहा कि ईरान से लेकर तिब्बत तक ये आर्य क्षेत्र है और आप इसके पेशवा हैं। जापान के लोगों ने राजा साहब को ईस्ट को मार्को पोलो कहा। द्वितीय पैन एशियाटिक कॉन्फ्रेंस ने राजा साहब को सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया। 1932 में स्वीडन ने नोबेल पीस पुरस्कार से राजा साहब को नामित किया, जो प्रथम भारतीय थे। पर्शियन एम्पायर ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ रेड ईगल से नवाजा, जो कि वहां का सर्वोच्च सम्मान था और एकमात्र भारतीय हैं जिनको वो आज तक ये सम्मान मिला। महात्मा गांधी ने कहा, आप लोग मुझे बड़ा मानते हैं लेकिन वो मुझसे भी बड़े हैं। वेटिकन में जो वहां पे क्रिश्चियन का सबसे बड़ा
पोप रुकते हैं, वहां पे राजा साहब को उसी जगह पे रुकाया जाता था जहां पोप रुकते थे। जापान और चीन के लोगों ने उनको जीवित बुद्ध कहा। भारत के प्रसिद्ध संत देवराव बाबा ने उनको राज ऋषि महेंद्र प्रताप कहा। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसिद्ध लेनिन ने उनको टॉलस्टॉय कहा। इंग्लैंड के फेमस कवि हेफरन ने उनको द सन ऑफ एशिया कहा और फेमस हिस्टोरियन एसी बोस ने उनको रेस्टलेस किंग कहा। दलाई लामा ने उनको जीवित बुद्ध कहा और उनके ऊपर एक प्रसिद्ध किताब द ग्रेट गेम के ऑथर पीटर हॉपकिंग ने लिखी, लाइक हिडन फायर द प्लॉट टू ब्रिंग डाउन द ब्रिटिश एम्पायर। राजा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, महामहिम का आदेश हो रहा है मुझे बार बार, तो महामहिम के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से दोबारा से मुताकिब हों। और इसी के साथ एक बार आप मेरे साथ प्लीज जोर से बोलेंगे, राजा महेंद्र प्रताप अमर रहे, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। यहां पर आने के लिए मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक सिंह जी। राजा महेंद्र प्रताप जी के प्रति आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। और अब हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा कर हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी। वैसे तो आज राज्यसभा नहीं है, पर होती तो मैं आपको समय देता, निश्चित रूप से देता, पर मैं खुद समय के बंधन में हूं। I never imagined all my life that I will have this day in my life. In honoring Raja Mahendra Pratap, I feel elevated. I will never forget this moment. It is etched in my memory. Sri Pawan Jindal, he is a great social worker. The dignitaries on the dais, Harshvardhan knows me for a very long time. It was he who for the first time spoke to me. When you have a friend of such long standing, you first say yes and then think what is happening. Well, as usual, he has turned out to be in my favor, both in his words of praise, for which my wife is not here, she would have a caveat. Some in the audience can have. Distinguished guests, members of Raja Mahendra Pratap Foundation, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, I am profoundly honored to commemorate the 138th birth anniversary of Raja Mahendra Pratap, a born diplomat, a born statesman, a visionary, a nationalist. He exemplified nationalism, patriotism, farsightedness. He exhibited by conduct what can be done for the nation. We need to do a lot for his memory, because that will go to our advantage. What a remarkable foresight. It looks easy now, but then it was insurmountable. Very daunting. This man, around 30 years of age, charged with the fervor of nationalism, wanted to find a solution of freedom for Akhand Bharat. And October 29, 2015, demonstrated it remarkably. First, provincial government in Kabul
And remember, distinguished audience, it is predating the British Government of India Act by 2 decades. Because it was then the Britishers thought of giving us some kind of governance. Is there a parallel in the history of the world for it? No. He is one and the only one. And look at his art of governance, inclusivity, remarkable conception. He became the president, Maulana Muhammad Barkatullah became the vice prime minister, Dr. Champak Raman Pillai became the foreign minister, Obidullah Sindhi was appointed as the home minister, and Dr. Mathura Singh was made minister without portfolio. Really a visionary. He in the process reflected our civilizational ethos of inclusivity that have stood test of time for 5,000 years. And look at his reach. Several countries, including Germany, a power then, Afghanistan, along with other nations that were hostile to England, gave recognition to this government. Not an easy feat. Very difficult to attain it. He attained it. British machinations came in full play. We have seen them for over 200 years. Divide and rule. How to fail democracy. How to keep freedom away from us. How to blunt our nationalism. They came into action and it could not go much further. But it stands today in the world diplomacy and the world struggle for freedom, a unique testament to resolute pursuit of freedom. And no wonder, in the year 1932, this great soul of humanity, this great visionary, who rose above ordinary things, because freedom is something which humanity loves. He was nominated for Nobel Peace Prize by N.A. Nielsen. And what was the premise? His role in what Gandhi became famous for. The campaign of Gandhi in South Africa. When I go through the nomination, I'll not take time, please go through it. The personality of the man is reflected in every word. And what a travesty of justice. What a tragedy. We are in 75th year of our independence. We have failed, miserably failed, to recognize such a heroic feats of this great man. Our history has not given him the place which he deserves. But now I assure you, the position I hold will work in overdrive to do the pending homework. The people present here are not individuals. They are epicenter of big change. They are nerve center of society. Their sentiments and feelings mean a lot to me. My salutations to everyone who is present here. If we look at the foundations of our independence, we have been taught very differently. Foundations of our independence are built upon supreme sacrifices of the people like Raja Mahendra Pratap Singh and other unsung heroes or not so well sung heroes. During my visit to Kotra, Udaipur, recently, commemorating Birsa Munda's 150th birth anniversary,
I gathered friends, a heart-wrenching 1913 Mangar Hill dastardly episode. In that year, 1913, much before Jallianwala Bagh, 1,507 tribal people became victim of British bullets. What a carnage! What a dastardly act! History did not give much recognition to it. I am trying to indicate that such kind of British barbarity, along with the patriotic saga of Maharaja Surajmal, Raja Mahendra Pratap Singh, why are they inadequately chronicled? Why they don't find space in history? This particular occasion will be a game changer, a milestone. Our history books have done injustice to our heroes. Our history has been manipulated and doctored, created a monopoly of few that they gained us independence. It is unbearable pain on our conscience. It's a burden on our soul and heart. And I'm sure we have to bring about big change. No better occasion than formation of the first Bharat Sarkar at that point of time in 1915. No better occasion than to put it on the strong pedestal of character life of Raja Mahendra Pratap. Distinguished audience, we cannot nurture our history by bestowing indulgent, sycophant credit rating to those who played role, of course, but not the role which others played. We cannot allow our heroes to be downsized. Today, we are discussing one of them. It is imperative to present unvarnished historical accounts to ignite patriotic fervor for this generation and future generations. Imagine who have been given Bharat Ratna. But it was in 1990 that Dr. B.R. Ambedkar got. Why? Why was the delay? Imagine the mindset. I had the good fortune to be a member of parliament and a minister. There was political shift. And then, recently, Chaudhry Charan Singh, Karpuri Thakur. They live in our hearts. They dominate our minds. They believed in the farmer. They believed in rural India. Again, it was my great fortune to be associated with governance as Vice President and Chairman Rajya Sabha. These two great souls of Bharat were awarded Bharat Ratna. We need to reflect. जो हो गया सो हो गया, पर आगे का रास्ता सही हो। विकसित भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है। The passage to Viksit Bharat is through the farmland. किसान की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए। किसान परेशान है
तो देश की आन बान को बहुत बड़ा बट्टा लगता है। और ज्यादा ये इसलिए होता है कि हम मन की बात को मन में रख लेते हैं। आज के दिन इस पावन दिवस पर मैं अपना संकल्प जाहिर करता हूं कि किसान की समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ऐसा कर कर मैं आजादी को एक नया आयाम देने में सहायक बनूंगा। राजा महेंद्र प्रताप की आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे। सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष। राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। मुझे याद है मैं उस जगह गया अंडमान निकोबार में जहां 1945 में नेताजी बोस ने झंडा फहराया था, और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि 30 साल पहले ये नेक काम राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। आप देखिए कैसे इस महान व्यक्तित्व ने कड़ी से कड़ी जोड़ी। उस समय संचार की क्या व्यवस्था थी, एक देश से दूसरे देश जाना कितना मुश्किल था, पर दुनिया के अंदर जो महत्वपूर्ण लोग थे एक भी ऐसा नहीं था जिसने राजा महेंद्र प्रताप से चर्चा नहीं की हो, चिंतन नहीं किया हो, भारत की स्थिति के बारे में मंथन नहीं किया हो। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ देखिए, देवी चौधरानी देखिए, वंदे मातरम उसी से जब उपज है। ये क्या सीख देते हैं हमें, ये इंस्पायर करते हैं हमें कि वी मस्ट नेवर फॉरगेट आवर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल आइडल्स। वन इज द contribution of Raja Mahendra Pratap, the same legacy. Dr. Vivek Singh's scholarly work, I appreciate. You will have the occasion to hear him further. I will go through it. But for last few years, I have been gathering as much information as possibly could be available in public domain. And every time I am surcharged, energized. Every time I become restive. हर बार एक सोच मन में आता है, हमको स्वतंत्र भारत में क्या करना पड़ेगा कि हमारे वर्ग के लोगों ने जो महारत हासिल किया है उसका उचित आदर हो, उचित सम्मान हो। वर्तमान व्यवस्था ठीक है, आर्थिक प्रगति जबरदस्त है। We have exponential economic upsurge, phenomenal infrastructure growth. Our global image is very high. But as I said, to attain the status of a developed nation at 2047, precondition is our farmer has to be satisfied.
हमें याद रखना होगा, अपनों से नहीं लड़ा जाता है, अपनों को नहीं छकाया जाता है, छकाया दुश्मन को जाता है, अपनों को गले लगाया जाता है। कैसे नींद आ सकती है जब किसान की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कृषि मंत्री शिवराज चौहान चर्चा कर चुके हैं, हम लगे हुए हैं। आह्वान करता हूं किसान बंधुओं से, इस देश के अंदर समस्याओं का निपटारा बातचीत से होता है, समझाई से होता है। राजा महेंद्र प्रताप की एक सीख थी, irretrievable confrontational stance is a poor diplomacy. We have to be open to solutions, open to discussion, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रभावित है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान बंधु जहां भी हैं और जो किसी भी आंदोलन में सक्रिय हैं, मेरी बात उनके कानों तक पहुंचेगी और वो इस ओर ध्यान देंगे। आप में सभी लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। I am sure there will be convergence of positive energy to bring about fastest resolution to the problem of farmers, and we must make our economy rural centric. मैं किसान बंधुओं को खास तौर से कहना चाहूंगा, कृषि उत्पादन, क्या हमारा इतना ही रोल है कि हम उसकी बिक्री कर देंगे? हम खुद उसकी बिक्री क्यों नहीं करेंगे? आज के दिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। वी मस्ट इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, वी मस्ट एंगेज इन वैल्यू एडिशन। मेरा सुझाव रहेगा, भारत की प्रगति यदि अगर बहुत ही तीव्र गति से होनी है, हमें दुनिया का सिरमौर बनना है, तो द फार्मर मस्ट ऑल्सो स्टेप आउट। सरकारी नीतियां हो या सहकारिता का विभाग हो, वी मस्ट एड वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट। हम दूध से आगे जा ही नहीं पाए, ज्यादा से ज्यादा छाछ तक है। आइसक्रीम की तो सोचते नहीं है, पनीर का हमारा कोई मतलब नहीं है। अरे अमूल का आधार क्या है? किसान है। बड़ी सी बड़ी ऑयल मिल का आधार किसान है। तो फिर कृषक पुत्र ये काम क्यों नहीं करे? बड़ी नौकरी छोड़कर लोग आ रहे हैं, आईआईटी वाला आ रहा है, आईआईएम वाला आ रहा है, हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप का सपना पूरा करना है। राजा महेंद्र प्रताप वो शख्सियत हैं जिन्होंने किस चीज पर जोर दिया? उनको पता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट impactful transformative mechanism to bring about equality and cut into inequities. जिक्र किया गया था, हर्षवर्धन जी ने उनके विद्यालय का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन दी उन्होंने। मुझे अच्छा लगा when अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी had centenary celebrations, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया। थोड़ा तो रिकॉग्निशन हुआ। 1979 के अंदर ऐसी स्थिति आई, तब भी सरकार ठीक ठाक थी। उनकी याद में एक पोस्टल स्टैंप जारी किया गया। पर क्या हम वहां तक ही संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं। He was a member of parliament. I went through his entire proceedings. और मुझे एक बहुत खास बात नजर आई और मुझे पता लगा कि कितने दूरदर्शी थे वो, कितनी बातों का ध्यान रखते थे। 22 नवंबर
1957 को लोकसभा में वो एक प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव का मुद्दा क्या था कि हमें कुछ लोगों को ऑनर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने देश के मामलों में बहुत बड़ा योगदान किया है, आजादी में किया है, अन्यथा भी किया है। So he moved a motion and he wanted 3 gentlemen to be honored in particular. वीर सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष, वो अरविंद जी के भाई थे, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्ता, वो विवेकानंद जी के ब्रदर थे। क्या चयन किया उन्होंने। अगेन हमारे साथ तो वही होता है, अब नहीं होने देंगे। उस प्रस्ताव का तत्कालीन सरकार ने विरोध किया। राजा महेंद्र प्रताप के मन में इतनी ग्लानि आई कि उनको कहना पड़ा कि इन प्रोटेस्ट आई हैव टू लीव अगेन द डिसीजन। आई होप एवरी बंगालियन, एवरी मराठा विल वॉक आउट। उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की। Distinguished audience, honorable members, this poignant moment exemplifies Raja Sahib's steadfast commitment to honor freedom fighters, transcending regional and ideological boundaries. क्या हम ऐसे महापुरुष का कुछ भी नहीं कर सकते? हम ऐसा ही नहीं है। Let us get together and ensure this great son of Mother Bharat is given due recognition. So far, the only recognition has been a postal stamp. मैंने ये आपसे कहा, राजा साहब का एक उद्देश्य था कि जहां तक संभव हो गले लगाओ, इंक्लूसिव अप्रोच, आउटरीच। और उस कालखंड में किस तरीके से पूरे ग्लोब ट्रोटिंग के माध्यम से उन्होंने संपर्क हासिल किया। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में ये पीड़ा है, पर मेरे से ज्यादा पीड़ा आपके मन में है। मैंने शुरू में सोचा था कौन आएंगे, जब मैं देखता हूं आप लोगों को तो मुझे लगता सब आ गए। मेरे मार्गदर्शक आ गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो रास्ता दिखाने के लिए मेरे लिए ध्रुव तारा हैं। और संकट की घड़ी में वो किसी भी लाइट हाउस से कम नहीं है। I am grateful to the foundation for being so functional. I will give a fellowship to the foundation to do research for the great contribution made by Raja Mahendra Pratap. Come out with a treatise. I know we have enough talent, talent of bureaucrats, talent of diplomats, talent of farmers, talent of ordinary workers, and young dynamic people like the author here. They all will converge, and I will ensure its global traction. Sunset TV will have
a special documentary prepared on Raja Mahendra Pratap. I appeal to the talent in the country. उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं, अच्छी भी हैं, पर जब राजा साहब की फोटो देखते हैं, राजा साहब का व्यक्तित्व देखते हैं, राजा साहब की तरफ देखते ही पता लगता है how magnetic, how charismatic, how visionary, how determined he is. We must have something of that kind. In my individual capacity, I undertake to make my contribution. Let the foundation take a step, and that will be revolutionary for the people. क्योंकि आज के नवयुग को जानने की आवश्यकता है, हमारे अतीत की और हमारे आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, हमें गर्व है कि उनमें फ्रंट लाइन के अंदर राजा महेंद्र प्रताप हैं। ये कहा गया है, and this is a historical fact also, past is the prelude to future. We have to learn our lessons from history. Otherwise, we will be marginalized. And therefore, आज एक संकल्प लीजिए कि जब भारत बदल रहा है, दुनिया में एक नया नाम है, 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, तीसरी बनने को जा रहा है, हर हालत में विकसित भारत बनेगा 2047 में। इस हवन में हमारी आहुति राजा महेंद्र प्रताप से प्रेरित होनी चाहिए। I commend the foundation and the honor to the writer, that we are keeping flame of this man gifted with indomitable spirit and farsightedness. I am grateful to Harshvardhan Ji and Foundation for making available such a great opportunity to me to share my thoughts with you. I will have a separate meeting with members of the Foundation to take forward what I have indicated here. I am grateful for your patience and presence. Your presence will ever matter to me. I can now look up to a situation that there are people available in society who still care for what is essence of village, rural, farmer, nation and nationalism. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, यहाँ बैठे सभी लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार। और अब आप सभी से निवेदन, कृपया आप सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा।